नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग उन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जिन टॉपिक से अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी शिफ्ट या फिर किसी भी आपके पेपर में मैथ्स के नहीं पूछा गया है ना। तो ऐसे टॉपिक्स जिनको अभी तक भाई एनटीए ने वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, या ऐसे टॉपिक जो अभी भी अनटच हैं, उन टॉपिक्स को एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं, है ना। कि अगर कहीं वहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया है ना, एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे भाई जिस तरह का सवाल पूछा जा रहा है उनको तो ये चीज़ें क्लियर है, लेकिन जो नहीं पूछा जा रहा है उनके तरफ हमारी नज़र जाती ही नहीं है, या हो सकता है कि उस तरफ हम नज़र ही न डालें। तो हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी आज देखने वाले हैं जिसका क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, उनको हम समझ लेंगे अच्छे से, अगर क्वेश्चन वहाँ से आए तो छूटने ना पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपके डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन से, कि भाई डोमेन और रेंज से अभी तक सवाल नहीं पूछे गए हैं, है ना। तो हमें किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज की बातें अगर करना हो, कि अगर हमें क्या है कि भाई डोमेन और रेंज पता करना हो किसी भी फंक्शन का, तो हम कैसे पता करेंगे भाई। देखिए, कुछ आपके यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स हैं, है ना भाई। ऐसा कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने डोमेन और रेंज को निकालने के लिए। ठीक है, देखिए डोमेन की जहाँ तक बात है तो हम ऐसे x के वैल्यू की बात करेंगे जिसके लिए हमारा भाई क्या हो जाए, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन रहे। मतलब कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए जहां फंक्शन पे पुट करने से फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाए। तो ऐसे x की वैल्यूज़ के लिए ही हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा डोमेन होगा। तो जो डोमेन होता है बच्चा, अगर फंक्शन हमारा रूट के अंदर है, ठीक है, सपोज करो कि भाई हमारा फंक्शन क्या है, रूट के अंदर कुछ ऐसा दिया हुआ है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे कि भाई जो आपकी f(x) की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, या तो पॉजिटिव या तो ज़ीरो होगी। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करके यहाँ से x की वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, है ना, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो जिस पे कि भाई x की पावर जो n है, ये n आपका ऑड है, n आपका क्या है, ऑड है। तो ऐसे में चाहे n ऑड हो चाहे n आपका इवन हो, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि भाई आपका जो डोमेन होगा वो आपको सीधे सीधे पता है x बिलोंग्स टू r हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह के फंक्शन होंगे, जिस टाइप के फंक्शन होंगे, वैसे ही कंडीशन हम इस्तेमाल करके अपना डोमेन निकालेंगे। ठीक है, बस वो वाली x हमें नहीं सेलेक्ट करनी है जहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा होगा, नॉट डिफाइन। तो फंक्शन जहाँ तक के लिए डिफाइन रहेगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम रेंज की बातें करें कि रेंज कैसे निकालना जाता है, तो रेंज के लिए भी कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ जनरल कंसेप्ट जिसको हम समझ सकते हैं। वही चीज़ है कि अगर रूट कोई आपका फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर भाई क्या है, फंक्शन आपका रूट के अंदर है, तो भाई हमको पता है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव या जीरो। यहाँ से इसका रेंज निकाल सकते हैं। अब अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका x टू दी पावर अगर n है, यहाँ पे अगर आपका n ऑड हुआ, n अगर आपका भाई क्या हुआ, ऑड हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो हमारा रेंज होगा वो भाई आपका रियल नंबर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई n पावर ऑड है तो ये कोई भी वैल्यू दे सकता है। लेकिन अगर यही x की पावर n में आपका भाई n क्या है, इवन है, n अगर इवन हुआ तो यहाँ से हम कह सकेंगे कि भाई अगर n इवन है तो x की पावर आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा या फिर 4 रहेगा, या फिर आपका भाई कोई कांस्टेंट नंबर होगा, है ना। तो अगर ऐसी रहेगी तो भाई ये क्या होता है, ये r प्लस कवर करता है, ये क्या करेगा, r प्लस कवर करेगा, या फिर हम कह सकते हैं 0 से इन्फिनिटी कवर करेगा। तो ये कुछ आपके कंडीशंस हैं। अब जैसे अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे e की पावर x हो, ठीक है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल हो, चाहे आपके पास भाई क्या हो, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इसके लिए भी कंडीशंस हमको पता है कि भाई यहाँ से x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और लॉगरिथमिक फंक्शन है तो भाई यहाँ पे हमारा कैसा रेंज मिलेगा, e की पावर x है तो अगर इसकी डोमेन की बात करेंगे तो x की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब रियल नंबर रख सकते हैं। मतलब क्या है कि डोमेन और रेंज निकालने के लिए जिस तरह का फंक्शन होगा उस तरह से हम अपने आप का भाई ऑपरेशन करेंगे। ये आपके टोटली कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा, या फिर आपकी फंक्शन क्या है इसकी जानकारी आपको कितनी अच्छी है। ठीक है, तो कुछ आपके डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसका आपको रेंज और डोमेन हमेशा डिफाइंड रहता है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए।
ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो इन्वर्स मैट्रिक्स से है कि अभी तक आपके मैट्रिक्स का इन्वर्स का क्वेश्चन नहीं दिया। इन्वर्स कहने का मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड तो क्वेश्चन दिया है लेकिन इन्वर्स नहीं पूछा है अभी तक। किसी भी मैट्रिक्स देके उसका इन्वर्स नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि भाई आपके पेपर में ये पूछ दिया जाए। तो किसी भी मैट्रिक्स का भाई अगर हमें इन्वर्स निकालना होगा, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो हमको पता है हमें क्या करना होता है भाई कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना होगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है, कब आपका किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए ना ये जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, ठीक है, समझ रहे हो। ये भैया आपका 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये नीचे 0 हो गया तो पूरा का पूरा ये अनडिफाइंड कहलाएगा। इसका मतलब कि फंक्शन, इसका मतलब कि भाई ये जो आपका मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अगर वही सिंगुलर होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात करते हैं अगर एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट निकालना हमें आता है। एडजॉइंट कैसे निकालते हो भाई, एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो कि कोफैक्टर्स निकालते हो सारे अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट का, ठीक है। इसके बाद उनका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हैं। अगली जो बातें हैं वो किसकी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको पिछले सेशन में बता चुके हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको दो तरह का इक्वेशन दिखेगा भाई। एक आपका क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनस, ठीक है, और एक आपका किस तरह का इक्वेशन होगा भाई, एक आपका होमोजेनस होगा, ठीक है। अब होमोजेनस और नॉन होमोजेनस में भाई क्या होता है, नॉन होमोजेनस को हम किससे सॉल्व करते हैं, या तो क्रेमर्स के नियम से सॉल्व करेंगे, है ना, या तो आप क्या लगाओगे, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स से भी लगा सकते हो। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। अब होमोजेनस के लिए भाई आपका सिंपल वो होमोजेनस क्या हो जाएगा, सारे आपके जो कांस्टेंट होंगे वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई हमारे पास क्या तरीका होता है, या तो भाई आपका एक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या तो एक नॉन ट्रिवियल। भाई ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब कि भाई x y और z सबको 0 बना दो, ये तो है ट्रिवियल सोल्यूशन। और बाकी अगर x y z नॉट इक्वल टू 0 है, समथिंग है जहाँ पे आपका ये भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन 0 दे रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो उसको वहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे इसका भाई क्या होगा कि या तो यूनिक सोल्यूशन होगा कि या तो आपका इनफाइनाइट होगा। नो सोल्यूशन का केस यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपका भाई क्रेमर्स नियम और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे हम सॉल्व करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये आपका ax इक्वल टू बी वाला हम लगा के चलते हैं, और क्रेमर्स नियम के लिए आप क्या करोगे, डेल एक्स डेल वाई और डेल z फाइंड करोगे, फिर यहाँ से आपने निकाल लेना है x y z की वैल्यू। बाकी आपका क्रेमर्स नियम के हिसाब से कब हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है भाई। क्या कि अगर हम बात करें क्रेमर्स की, ठीक है, क्रेमर्स के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था कि डेल आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए क्या सोल्यूशन था भाई, इनफाइनाइट के लिए कि डेल आपका 0 हो, फिर आपका डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। फिर नो सोल्यूशन के लिए क्या होता था, नो सोल्यूशन के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई आपका डेल तो 0 हो पर डेल एक्स या फिर डेल वाई या फिर डेल जेड में से भाई कोई एक नॉन ज़ीरो रहे, कोई एक क्या रहे, नॉन ज़ीरो, ठीक है। बाकी इन्वर्स के लिए क्या था कि अगर इन्वर्स के थ्रू हम सॉल्व कर रहे होंगे तब वहाँ पे यूनिक का क्या कंडीशन था भाई, वो यही कंडीशन था फिर से कि आपका डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट की क्या कंडीशन थी, इनफाइनाइट की कंडीशन कि डेल आपकी 0 हो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो। और नो का लिए क्या था भाई, नो सोल्यूशन के लिए क्या था कि आपका डेल तो 0 हो पर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 हो। बाकी अगर हम नॉन होमोजेनस की बात करें भाई, किसकी बात करें, होमोजेनस की बात करें, तो यहाँ पे यूनिक और भाई आपका इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होगा वो फिर से वही डेल भाई आपका नॉट इक्वल टू 0, और आपका इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आप क्या कहोगे कि डेल इक्वल टू आपका भाई क्या हो जाए, 0 हो जाए,
ठीक है, बस यही कहानी है। आगे हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की, कि अभी तक आपका कोई एक डिटर्मिनेंट दे के जिसके अंदर भाई कुछ ABCDEF कुछ वेरिएबल डाल दे, कुछ कोई कांस्टेंट डाल दे और आपसे उसकी वैल्यू पूछे, इस तरह का भी आपसे सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भाई कुछ A B C, फिर इसके बाद से ये कुछ D E F और इसका कुछ इस तरीके से कोई आपसे वैल्यू पूछे। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन अगर अभी आपसे नहीं पूछा गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई आपका, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये तो आपको पता है कि आप बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे। क्या करोगे भाई यहाँ पे कि बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन। ज़्यादातर हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज रहे, क्या रहे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहे हमारे किसके अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर। तो भाई इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो यही मैक्सिमम नंबर ज़ीरोज़ के लिए ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है कि भाई आप क्या करोगे, एक रो को दूसरे रो से घटाओगे या फिर एक रो को दूसरे रो से ऐड करोगे, यही सब चीज़ें होती है एलिमेंट्री ऑपरेशन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, कि आपको 3 पॉइंट दे दिया हो और आपसे ट्रायंगल पूछा हो एरिया भाई डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि इसका क्या हुआ करता था फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है भाई आपका क्या x1 y1, एक पॉइंट B है क्या कि x2 y2, और फिर आपके पास एक पॉइंट C है x3 y3। ठीक है, अगर आपसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि भाई जो एरिया कहोगे आप वो क्या होगा, हाफ, फिर आप लगाओगे एक मॉडुलस फंक्शन, फिर ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अंदर वाला जो है वो क्या है डिटर्मिनेंट और बाहर वाला मॉडुलस। मॉडुलस क्यों, तो कि अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या है भाई, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट भी नहीं पूछा है अभी तक, कि अगर 3 पॉइंट है, ठीक है, और उसकी कोलिनियरिटी चेक करनी है, या उसके अंदर कोई एक क्या है भाई कोई आपका अननोन वैल्यू है जिसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या हो जिससे कि तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर हो जाए, संरेखीय हो जाए, तो हम वहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुआ, कि भाई अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुआ तो भाई इससे जुड़ने वाला जो लाइन होगा इससे भाई कोई भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया 0। तो यहाँ पे भी हम वही क्या इस्तेमाल करेंगे, वही कंसेप्ट कि भाई इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब सीधे सीधे कि भाई x1 y1 1, x2 y2 1 और फिर x3 y3 और 1, भाई इसकी वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ से हम अपने 3 पॉइंट अगर कोलिनियर की बात होने की कहा जा रहा है तो यहाँ से भी हम कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, अगली जो चीज़ें हैं भाई, माइनर और कोफैक्टर से भी सवाल नहीं पूछा गया है कि माइनर और कोफैक्टर क्या होगा। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है भाई, पता है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, कि हमने कहा A B C D E F G H और I। भाई माइनर क्या होता है, माइनर का मतलब कि भाई किसी भी आप एलिमेंट का जब माइनर निकालने जाते हो तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम उस एलिमेंट के द्वारा हम अपने इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना के ओपन कर रहे होते तो एक्चुअली में उस अपने एलिमेंट के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करते, इसी को हम माइनर कहते हैं। जैसे अगर हम इस A से अपना भाई क्या करना चाहें, डिटर्मिनेंट ओपन करना चाहें, तो हमने क्या कहा कि भाई अपने ABC और ADG को हमने क्या किया, देखना बंद किया, क्या बचा EI और HF। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको देखना बंद कर दो, बाकी जो भी बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने से ही क्या मिलता है, माइनर मिलता है। तो अगर हम किसका A का माइनर पूछ रहे हैं, माइनर ऑफ A पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि E इंटू I माइनस H इंटू F। बेसिकली क्या करना है, माइनर के लिए हमें सीधे सीधे क्या करना है, उस एलिमेंट और
उस एलिमेंट का भाई क्या, जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको देखना, हमें बंद कर देना है। अगला कोफैक्टर क्या होगा भाई, कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर क्या हो जाता है कि भाई आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, हर एक अपने प्लेस पे जो भी एलिमेंट है उसका अपना एक खुद का एक साइन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे A B C D E F G H और I की बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्टार्ट करूँ A से तो ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आपका माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस और प्लस। ये भाई क्या होगा, ये एक एसोसिएटेड साइन रहता है हर एक एलिमेंट के साथ। पहले से हमने क्या कहा कि अगर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है तो या तो आप क्या करो कि डायरेक्ट जो भी इसके साथ साइन लगा हुआ है, जो भी साइन लगा है उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने माइनर से, ठीक है। जिस भी पोजीशन के एलिमेंट की बात की जा रही है, अपना जो साइन है उसके साथ उस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो कोफैक्टर आएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आप क्या करोगे, -1 की पावर I प्लस j, इसको भाई माइनर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाता है, ठीक है। अब जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे आपको ज़्यादा पसंद है करना, ठीक है, उस तरीके से हम माइनर कोफैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगला जो यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है भाई, इंटीग्रेशन के फॉर्म्स से। अभी तक ज़्यादातर तो किंग्स प्रॉपर्टी पे ही इस्तेमाल किया गया है, या फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछा गया है सवाल, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फंक्शन है, उसको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स का भी हमें इंटीग्रेशन भाई अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्या कि अगर हमें कुछ साइन x⁴m और cos x⁴n का इंटीग्रेशन दे देगा तो इसको कैसे करना है भाई, ये हमें पता है। क्या करना होगा कि किसी को यहाँ पे एक t मानेंगे और बाकी दूसरे वाले को एक हम डाल देंगे, dx के साथ dt बना देते हैं, ठीक है। अगला और क्या फॉर्म हो सकता है कि 1 आपका a sin x प्लस b cos x, इस पे भी अब क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसको आपको पता है क्या करना होता है, क्या करना होता है भाई, 1/√a² प्लस b² से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। याद है भाई, क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग साइन a प्लस बी या फिर साइन a माइनस बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो साइन भाई कुछ भी आपका अल्फ़ा प्लस एक्स या फिर आपका साइन अल्फ़ा माइनस एक्स, मतलब जिस भी तरह का यहाँ पे मिलेगा उस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म हो गया, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये दो फॉर्म। बाकी आपके जितने भी इस तरह के फॉर्म्स थे रूट वाले, कि ये अपॉन 1 क्या हो जाएगा, x² माइनस a², 1 अपॉन में a² माइनस x², 1 अपॉन में x² प्लस a², ये वाला फॉर्म। या फिर 1 अपॉन में x² माइनस a², 1 अपॉन में a² माइनस x², या फिर 1 अपॉन में x² प्लस a², ये फॉर्म हो। या फिर आपका x² माइनस a², ये आपका a² माइनस x², और ये भाई x² प्लस a², ठीक है। इन सारे फॉर्म का इंटीग्रेशन आपके भाई फॉर्मूला आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म से अभी तक शायद क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो हो सकता है कि अगली बार पूछ दिया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्या है भाई, एरिया कवर्ड बाय सर्कल नहीं पूछा अभी तक आपसे। जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात है तो यहाँ पे अभी तक पैराबोला से सवाल पूछा है, एलिप्स से भी सवाल पूछा है, मॉडुलस फंक्शन से भी पूछा है, लाइन वगैरह से भी पूछा है, लेकिन अभी तक सर्कल से दोबारा नहीं पूछा गया है। कि भाई आपको एक सर्कल दे देगा, सेंटर दे देगा, एक उसका भाई रेडियस दे देगा, आपसे पूछेगा कितना एरिया कवर कर रहा है, या फिर कितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या फिर आपका सेमी सर्कल का एरिया, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर सर्कल की बात की जाए तो देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है कि भाई आपका x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r², जहाँ पे h और k क्या है आपका सेंटर, और ये आपका भाई r क्या है रेडियस, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपको सर्कल दे सकता है, सेंटर रेडियस के हिसाब से भाई आपका सर्कल कुछ ऐसे भी बना के दे देगा, या फिर आपको जो भी देगा वो सर्कल कभी ऐसा बन रहा होगा,
या तो सर्कल आपका पूरी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सर्कल का एरिया तो भाई सभी लोग को पता है, क्या होगा एरिया, तो पाई स्क्वायर आर ही होगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो भाई सबको क्या करना है, रेडियस पहचानना होगा। क्या पहचानना होगा भाई, आपका रेडियस पहचानना होगा। अब कभी कभी डायरेक्टली आपका इस फॉर्म में नहीं देगा, आपको अपने फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में नहीं देगा, आपको क्या करना होगा भाई, कन्वर्ट करना होगा थोड़ा सा सर्कल के इक्वेशन में, तब जाके आपको रेडियस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें भाई तैयार रहना है। अगला देखो क्या है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सवाल पूछा नहीं गया है, हो सकता है भाई पूछ दिया जाए। तो अगर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये आपका होमोजेनस है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y पुट करोगे। इतना करने पे अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अनचेंज रहा, मतलब नहीं बदला, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये बच्चा आपका होमोजेनस हुआ करता है। क्या हुआ करता है, होमोजेनस होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा एक चीज़ करना होगा, क्या, कि y इक्वल टू यू एक्स मानो। अब चाहे यू एक्स मानो, चाहे वी एक्स मानो, चाहे जी एक्स मानो, जो आपका मन है, जनरल तरीके से आपका यू एक्स ही माना जाता है। फिर यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप क्या कहोगे कि भाई आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये u प्लस फिर क्या x डी यू बाई डी एक्स का फॉर्म आएगा। इसको हमेशा क्या करना होगा भाई, इसको हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। क्या कर देना होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा, आपका फिर से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो u और x का बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ से सॉल्व करेंगे u और x के लिए, फिर बाद में आप इसको क्या करेंगे, वापस से u को लिख दोगे क्या, कि y अपॉन में x में बदल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपने होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन बाय 2 पॉइंट्स नहीं दिया है, आपसे 2 पॉइंट देके इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको क्या देगा, कोई 2 पॉइंट दे देगा, एक x1, एक y1, एक z1, ठीक है। एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा x2, y2 और z2 ये दे दिया। तो भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर, अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हमें पता है 2 पॉइंट से इक्वेशन क्या होगा, कि भाई आप क्या कहोगे कि x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या, कि y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू भाई क्या, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये हो जाएगा कौन सा फॉर्म, ये आपका वेक्टर सॉरी कार्टेशियन फॉर्म आएगा भाई। क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा होगा, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अगला हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। अगला हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। वेक्टर फॉर्म करने के लिए हम क्या कहेंगे, कि वेक्टर फॉर्म के लिए आप कहोगे कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू भाई क्या, कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, फिर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, कि आप x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये चीज़, ठीक है। एक अगला आपका कार्टेशियन, दूसरा वेक्टर फॉर्म। तो अगर 2 पॉइंट दिया है तो इस तरह से हम अपने इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट से भी सवाल अभी तक नहीं आया है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है भाई, कि अगर हमारा कोई भी 2 इवेंट है, एक इवेंट ए एंड इवेंट बी है, ठीक है। 2 इवेंट को हम इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाए, पी ए इंटू पी बी हो, तो भाई इसको हम क्या कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है। ये मैथमेटिकल तरीका है चेक करने का। मतलब क्या बच्चा, मतलब क्या, कि भाई एक का होना, एक इवेंट का होना उससे दूसरे इवेंट को कोई फ़र्क ना पड़े, या फिर दूसरे इवेंट का होना उससे पहले इवेंट को कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे हमने क्या करा, जैसे हमने अगर डाइस अपना क्या किया, थ्रो किया। सपोज करो कि एक हमने डाइस थ्रो किया और
दूसरा भाई हमने एक हेड टॉस किया, सॉरी कॉइन टॉस किया, ठीक है। क्या टॉस किया भाई? कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किए। तो भाई अगर मैं कहूँ आपसे कि डाइस पे कोई इवन नंबर हो और कॉइन पे हेड हो, तो क्या डाइस पे हेड क्या आपने डाइस पे इवन आना और कॉइन पे हेड आना, क्या कोई एक दूसरे से कोई मतलब रखता है? भाई यहाँ पे इवन आए चाहे ना आए उसको हेड से कोई मतलब नहीं, हेड आए चाहे ना आए उसको इवन से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही इवेंट को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यहाँ पे आपको चेक करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाले में आपको क्या चेक करने के लिए दिया जा सकता है कि भाई बताओ ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो हम उसके लिए PA और PB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन B का देखेंगे, अगर बराबर हुआ तो भाई ये इंडिपेंडेंट, नहीं तो आपका डिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। अगला जो है बच्चा वो आपका लास्ट टॉपिक क्या है कि भाई अनबाउंडेड फिजिबल रीजन से क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर कहीं हमारा जो LP का रीजन बन रहा है कुछ कैसा है, कुछ आपका अनबाउंडेड है, इस तरीके से है ना, कि मान लो हमारा जो रीजन है वो कैसा है, कुछ आपका अनबाउंडेड टाइप का है ये रीजन, ठीक है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है क्या भाई, आपको सीधे सीधे LP दे देगा, कंस्ट्रेंट बना के दे देगा, आपसे पूछ देगा कि किस तरह का रीजन है, ठीक है, टाइप ऑफ रीजन आपसे पूछ दिया कि बताओ ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, जो भी है जिस तरीके से है। और अगर अनबाउंडेड टाइप का एक LP बना के दे दिया, आपसे क्या पूछ दिया, मैक्सिमम या फिर मिनिमम पूछा। अगर आपका क्या है अनबाउंडेड है, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है भाई, कि जो भी पॉइंट मिला है अभी तक, जो भी कॉर्नर पॉइंट मिला है, हम उस सारे कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव की वैल्यू की फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें से क्या होगा, कोई एक कैपिटल M होगा जिसको हम लोग मैक्सिमम बोले होंगे, भाई तीनों में कोई ना कोई तो एक बड़ा आया होगा, और एक स्मॉल m होगा जो कि क्या होगा, एक कोई ना कोई छोटी वैल्यू आई होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है कि ax प्लस by, इसको एक बार ग्रेटर देन हम क्या करते हैं कैपिटल M, और एक बार ax प्लस by को लेस देन स्मॉल m करते हैं। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट बनाएंगे। दोनों का हम कंस्ट्रेंट बना के एक बार चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अपने ग्राफ को, कि अगर इनका कंस्ट्रेंट, ये जो कंस्ट्रेंट जो ग्राफ बना है, इनका कंस्ट्रेंट अगर आपके फिजिबल रीजन से भाई बीच में से होकर गुजरता है, कॉमन रीजन कोई मिलता है, इन कंस्ट्रेंट का जो हमने बनाया बच्चा वहाँ पे ग्राफ, वो अगर हमारे कॉमन रीजन में लाइक किया, तब हम कहते थे कि यहाँ पे भाई कोई मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉमन रीजन नहीं हुआ, क्या हो गया, कोई अनकॉमन मिल गया, कि मतलब इस कंस्ट्रेंट का जो रीजन बन रहा है और जो हमारा फिजिबल रीजन बन के मिला है, उनके बीच कोई भी कॉमन चीज़ें हमें नहीं मिली, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया अगर, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा, यही हो जाएगा, यही M हमारा मैक्सिमम। सेम एज इट इज़ हमारा भाई क्या होगा, इसके लिए भी होगा कि अगर ये भी अगर क्या कर रहा होगा, इस रीजन के अंदर से पास कर रहा होगा, तब हम कहेंगे कि भाई कोई भी आपका कॉमन रीजन, आपका भाई क्या होगा, अंदर से पास करेगा तो कॉमन रीजन मिलेगा, इसका मतलब कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर यही कंस्टेंट कहीं बाहर से हुआ और इसका कोई कॉमन रीजन हमारा नहीं मिला, इस कंस्टेंट का जो रीजन मिल रहा है और इसका जो हमें रीजन पहले से मिल चुका है, इनके बीच अगर कोई भी कॉमन नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे कि हाँ भाई एक मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और वो यही होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो इनके लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।